हेलो फ्यू एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 2025 का पेपर कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत केयरफुली तरीके से आपको बता रखा है। जिसको जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो दोबारा आपका कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे तो मैंने प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो लास्ट हमारा लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये था आपका पेपर 2025 का कम्प्लीटली सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे 2024 के पेपर में। ओके, तो अगर हम देखें 2024 का पेपर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो देखो हमें पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया रहता है और हमें कुछ वैल्यूज़ भी गिवन होती है जो हमारे क्वेश्चन पेपर पे लग रही होती है किसी न किसी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। जैसे हमें सी की वैल्यू आपको दे रखी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है वो 3 × 10⁸ है। एंड एच की वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट जो कि 6.6 × 10⁻⁻34 है। एंड ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 एंड 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9। तो कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन होती है जो इस पेपर में कहीं ना कहीं वो वैल्यू अप्लाई हो रही होती है। ओके, बढ़े आगे। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्टली हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम देखें तो दिक्र स्थान पे किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज अ पॉइंट ऑफ अ स्पेस इन कॉल्ड। आपने देखा है कि अगर हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये जैसे सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं ही खड़ी हूँ तो मैं अगर इस फील्ड के अंदर एंट्री ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक फोर्स को फील करूँगी। यानी कि फोर्स क्या है यहाँ पर, करंट। मैं कोई ना कोई करंट को फील करूँगी। यानी कि मैं करंट को फील कर रही हूँ तो इसका मतलब ये कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि करंट को फील कर रही हूँ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये पता चला कि किसी भी वैद्युत बल, यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी पॉइंट चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। यानी कि कौन सा फील्ड होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट तो है नहीं। करंट जो होता है वो टाइम की यानी कि प्रवाहित धारा को आप बोलते हो। पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल में किसी भी आवेश की आप एंट्री कराते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक स्पेस नहीं है, तो सिंपली इसका आंसर जो रहेगा, राइट आंसर वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक है। मोबिलिटी की आपको यूनिट पूछी गई है। तो मोबिलिटी की यूनिट देखो, बच्चे क्या होते हैं ना, सिंपली आपकी यूनिट्स को लर्न कर लेते हैं जो कि एक बैड मैनर है। हम क्या करेंगे, यूनिट्स को फाइंड करना सीखो ज़्यादातर। तो यूनिट्स को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उनकी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं मोबिलिटी की ओर बढ़ूँ, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन का आंसर है। मोबिलिटी की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, गतिशीलता का जो फॉर्मूला होता है, मैं इंग्लिश पे भी लिखूंगी यहाँ पर, हिंदी पे भी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है हमारे पास आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग और अपॉन में हमारे पास आएगा वैद्युत क्षेत्र। तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली हम इसको देखते हैं, मोबिलिटी को म्यू से आप डिनोट करते हैं। वेग, वेलोसिटी का आपकी यूनिट क्या होती है, विस्थापन अपॉन समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड वैद्युत क्षेत्र, ई का फॉर्मूला वोल्टेज की फॉर्म में क्या होता है, विभव अपॉन में दूरी यानी कि डी। अगर मैं ये 4 स्टेप्स को सॉल्व करूं तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, d × d अपॉन में t × v।
देन म्यू इक्वल्स टू डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मात्रक होता है मीटर, डी मतलब दूरी, दूरी का मात्रक भी क्या होता है मीटर, अपॉन में टी का मात्रक हो गया सेकेंड, एंड वी वोल्टेज का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो यहाँ से आपको मोबिलिटी की जो यूनिट मिल गई एम, और एम हो गया आपके पास एम स्क्वायर, एंड देन इसको हम कहेंगे पर सेकेंड वोल्ट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी कि हमारे पास जो मोबिलिटी गतिशीलता की जो यूनिट होती है वो क्या है, मीटर स्क्वायर वोल्ट, वोल्ट इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मैंने पूरा फाइंड करके आपको दिखा दिया, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवर्ती। देखो अनुनादी आवर्ती की अगर मैं बात करूं, किसकी बात है, ये एक्सपेंशन आपका एग्जाम में आता भी है, अनुनादी आवर्ती। जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है अनुनादी आवर्ती की अगर मैं बात करूं, तो अनुनाद की स्थिति कब होती है, जब जेट की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। जेट मतलब क्या होता है आपको पता है, प्रतिबाधा, क्या होता है प्रतिबाधा। ठीक हो गया, तो जब हमारे पास जेड की वैल्यू मिनिमम होती है तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन है। अब जेड मिनिमम कब होगा, क्योंकि हमने जेड की वैल्यू क्या पढ़ रखी है, अगर आपको ध्यान होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो आर से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो जेड की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब क्या है कि एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो एक्सएल माइनस एक्ससी की मिनिमम वैल्यू का मतलब है सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर आप एक्सएल माइनस एक्ससी को 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास एक्सएल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्ससी के, और हमने पढ़ा है एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्ससी होता है 1 ओमेगा सी। देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं इसकी तो यह आएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल्स टू 1 and then omega square equals to 1 over LC, then omega equals to 1 over square root of LC। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है अनुनादी आवर्ती, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको पूछा गया है। तो अनुनादी आवर्ती की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास डी नंबर का, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं के लिए यूज होती है। जो कैंसर्स आपकी सेल्स हैं, कैंसर सेल्स के लिए देखो आपकी विजुअल वेव्स तो होंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी अधिक वेवलेंथ है, इंफ्रा भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं है, कौन सी होती है, गामा रेज। क्योंकि गामा रेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों इसको हम ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट का, तो हम एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे एंड गामा रेज को आप सिमिलर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की दो चार्जलेस है, यानी कि इनकी वेदन क्षमता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कैंसर सेल्स के लिए के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कौन सी वेव्स का यूज़ करेंगे, गामा वेव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट रहेगा वो रहेगा थर्ड। ओके, बढ़े आगे। मैं यहाँ पर सिर्फ टिक नहीं करवा रही हूँ, करवाने के लिए मैं आपको टिक भी करवा सकती हूँ डायरेक्टली, लेकिन मेन है आपका कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर आएंगे। ठीक है, जैसे हमने 2025 में देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो ऐसे अगर आप कम से कम 5 से 6 आपके ईयर्स के मतलब सैम्पल पेपर्स कर लें तो मेरे हिसाब से आप 80+ जा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप से गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो गैल्वेनोमीटर वैसे तो हम कहते हैं कि करंट के लिए यूज़ होता है, बट अगर मैं इसको पूरा डिफाइन करूं तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में गैल्वेनोमीटर के लिए 2 कॉन्सेप्ट है। हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह भी वर्क करवा सकते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह भी वर्क करवा सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, तो जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करेंगे तो एक लो रेजिस्टेंस मतलब कम प्रतिरोध को इसके किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम एक नाम बोलते हैं शंट।
ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास रहता है गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर की तरह भी बिहेव करवा सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक हो गया, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपके पास नाम नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर की तरह भी बिहेव करा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो लो रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, किसके, गैल्वेनोमीटर के। और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, किसके, गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सिंपली हमारे पास करंट मेजरिंग आपकी डिवाइस है, नहीं। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, किसको, करंट को डिटेक्ट करता है, कौन, गैल्वेनोमीटर। तो डिटेक्ट करने के काम आता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि धारा को मापने के लिए पर्टिकुलर मेजर ऑफ करंट तो नहीं है, क्योंकि करंट भी मेजर हम कर सकते हैं, वोल्टेज एंड मेजर द रेजिस्टेंस, नहीं। ये क्या होगा, डिटेक्ट करता है किसको, करंट को। तो डिटेक्ट द करंट, करंट को क्या करने का काम करेगा, ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि संसूचित के लिए आप करेंगे इसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो, कॉन्केव मिरर की एक खासियत होती है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, हमें पता है कि हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। लेकिन अगर हम एयर की बात करें एंड वाटर की बात करें तो जो कॉन्केव मिरर होता है, इट मीन्स अवतल दर्पण जो होता है वो ऑल आपका, अगर हम मीडियम्स के हिसाब से चलें तो वो उसकी जो फोकल लेंथ होती है, उसकी फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि अगर दर्पण वायु में फोकस दूरी इसकी 25 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली जल में भी इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संरक्षण की दिशा क्या होती है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल याद रखना, ये प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और इसके अनुसार परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ये तीनों देख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो तरंग की संचरण की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, यानी कि तरंगाग्र के लंबवत। क्योंकि 45 पे हम नहीं भेज सकते उसे, क्योंकि 45 के लिए फिर वो एंगल आपका शो करना स्टार्ट करेगा। एंड देन वेव फ्रंट जो होगा अलॉन्ग द सरफेस भी नहीं हो सकता। अलॉन्ग द सरफेस पे हमें इमेजेस दिखेगी नहीं कि वो रिफ्लेक्शन कर रहा है या रिफ्लेक्शन की कंडीशन शो कर रहा है, तो इसलिए हम उसको परपेंडिकुलर रखते हैं वेव फ्रंट के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है, काफ़ी आपके क्वेश्चंस आते हैं 8 से 9 आपके सिर्फ कंसेप्चुअल बेस हैं क्वेश्चंस, खाली आपने डिटेलिंग क्वेश्चन से ही हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर एंड मार्सन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक पुंज को पतली स्वर्ण पन्नी में, तो ये तो हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कौन से पार्टिकल्स का यूज़ किया था। तो रदरफोर्ड ने जो पार्टिकल यूज़ किए थे वो अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसने अल्फा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ पर गामा रेज दिया है, अल्फा, बीटा एंड न्यूट्रॉन्स। नो, क्या किसका होगा, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 नंबर्स के तो समझ में आ गए होंगे। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 2 क्वेश्चन हमारे किसके आते हैं, आपके कथन और निष्कर्ष के। अब कथन और निष्कर्ष को करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है, देखो सबसे बेस्ट वे क्या है, हमारे पास लिखा हुआ आता है अभिकथन। लिखा क्या आता है बेटा, अभिकथन, और नीचे से लिखा हुआ आता है रीज़न यानी कि कारण। तो इसमें पूछता है 4 ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इनको करने का बेस्ट वे क्या है, जो अभिकथन वाला सेंटेंस है उसको आप इसको, इन दोनों को देखो ही मत, डायरेक्टली अभिकथन वाले निष्कर्ष को एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आप निष्कर्ष वाले में जाएंगे तो निष्कर्ष वाले में कारण को हटाकर यहाँ पर लिखिए क्योंकि, इंग्लिश मीडियम वाले बिकॉज, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि करके सेकंड सेंटेंस पढ़िए। अगर वो आपका फिट बैठ रहा है तो दोनों के 2 आपके राइट होंगे और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन देगा आर का।
आर सही एक्सप्लेनेशन देगा ए का, सेंस का। तो वही हम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इनको आपका पढ़ते हैं, इनको आपने नेगलेक्ट कर देना है, ये आपको दिया ही नहीं है पेपर में। आपने डायरेक्टली अभिकथन वाले सेंटेंस को डायरेक्टली पढ़ देना है, और जो सेकंड सेंटेंस है उसको बिकॉज करके लगा के पढ़ना है, क्योंकि करके पढ़ना है। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये बेस्ट वे है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। बढ़े, देखें फर्स्ट क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं, इन चारों में से कोई एक राइट होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा गया है कि नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है, क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। तो हमें पता है, देखो अगर हम पढ़ें फोर्स को, तो जो आपका नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, कम रेंज वाले फोर्स होते हैं। जैसे 2025 में भी हमने क्वेश्चन देखा एक न्यूक्लियर फोर्स की कोई 2 प्रॉपर्टी करे, तो हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी शॉर्ट रेंज एंड स्ट्रॉन्ग। तो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो सिंपल है कि नाभिकीय बंधन बल जो है वो आपको पता है कि प्रोटॉन्स, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल होता है, और ये काफ़ी आपका स्ट्रांग होता है कूलाम बल से। यानी कि दोनों के 2 राइट है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन राइट है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है। तो अगर मैं ये यहाँ पर अगर मैं प्रतिरोध की बात करूँ, ठीक है, याद रखना प्रतिरोध का अगर मैं क्रम देखूँ तो जैसे जैसे हम डाउन पे जाते हैं, यानी कि चालक का प्रतिरोध कम होता है किससे, अर्धचालकों के प्रतिरोध से, और अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है अचालकों के प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध डिक्रीज होता है, जैसे जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो वैसे वैसे उसके रेजिस्टेंस पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि करंट के मार्ग पे कोई भी बैंड नहीं आ पाता। तो यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन तो राइट हो गया कि चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है, क्योंकि चालकों में चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। किस में कह रहा है, ये चालकों में। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया था कि जो चालक होते हैं उनमें संयोजी बैंड और रिक्त बैंड के बीच में गैपिंग है ही नहीं, ठीक है, गैपिंग नहीं होती है इनमें। जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैपिंग होती है वो किन के बीच में होती है, अचालकों के बीच में होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसके बेस में बोल रहा है, चालकों के बेस में बोल रहा है, जबकि चालकों के बेस में गैपिंग होती ही नहीं है। तो ए तो राइट है, बट बी क्या है या आर क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। मतलब आर करेक्ट नहीं है क्योंकि चालकों के लिए गैपिंग, एनर्जी गैपिंग है ही नहीं, जबकि वो बोला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन फर्स्ट आपका सही है कि चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो अर्धचालकों से कम होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यही थे आपके 2 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक एक नंबर के हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके।